Now welcome to the video number 2C. In this video we will discuss these points. So without wasting your time, we will start this video. And point number 1, what is balance sheet? The balance sheet is a statement. It is a statement in which we bifurcate the assets and liability of the organization or a business. इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ ईयर एंड, बैलेंस शीट. And we have a format like this. Like this. Here we write liabilities and here we write assets. All the assets like car, building, vehicle, furniture, stock, cash, bank balance, all assets come this side, and all the liabilities like capital, creditor, outstanding expenses and so on come in this side. And it is also very known thing that balance sheet total is always equal. ये equal क्यों होता है हम further classes में discuss करेंगे. तो we just for this point we must understand what is balance sheet. This is balance sheet. Next is book value. Book value, it is a term we use for the value which is written in the books of account. What is that value? Suppose हमने कुछ कार खरीदी, हमने बिजनेस के लिए एक व्हीकल खरीदा, टेम्पो खरीदा. वो टेम्पो हमको कितने में पड़ा? The cost of that टेम्पो, सपोज हमको 4 लाख रुपए में वो टेम्पो पड़ा. हमको 4 लाख रुपए क्या है? उसकी कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, क्योंकि आपने जब खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है, आपने कितना पे किया? 4 लाख रुपए. आपने कितना रिकॉर्ड किया बुक्स में? 4 लाख रुपए. तो वो 4 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू है. तो ऐसा कोई भी आइटम जिसको आप बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उस रिकॉर्डेड वैल्यू को हम कहते हैं बुक वैल्यू. अब उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो बुक वैल्यू व्हाट वी रिकॉर्डेड इन आवर अकाउंट्स बुक, इट इज बुक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. लेट्स से कार वैल्यू इज 4 लाख रुपीस और कार्स बुक वैल्यू इज 4 लाख रुपीस. मीन्स वी हैव ए कार विच बुक वैल्यू एज पर आवर अकाउंट इज 4 लाख रुपीस. मार्केट प्राइस उसका कुछ भी हो सकता है, हम उससे कोई लेना देना नहीं. दैट इज सिंपल टर्म बुक वैल्यू. नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट्स में हम बहुत सारी बुक्स, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग सेपरेशन कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं उसको. मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन को आप किसी पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो वो बुक कहलाती है बुक्स ऑफ अकाउंट. या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अकाउंट्स के रिकॉर्डिंग के लिए जितने भी हम बुक्स का यूज़ करते हैं, दैट नोटबुक का हम यूज़ करते हैं, वो कहलाती है बुक्स ऑफ अकाउंट. क्लियर? तो अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल बुक होता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड फाइनल अकाउंट. तो ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाती है जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. सिंपल थिंग, जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट. लेजर अकाउंट, स्टॉक बुक, वो सारी बुक्स हो सकती है जिसमें कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल आप बेच चुके, सोल्ड, जो माल आप बेच चुके उसकी कॉस्ट कितनी थी. ओके, तो सपोज मैं 2.5 लाख रुपए का माल बेच चुका हूं, इट इज माय सोल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स. मैं इतने का माल बेच चुका हूं, तो इट इज माय सोल्ड वैल्यू. अब इस माल की कॉस्ट कितनी थी? तो सपोज इसकी कॉस्ट थी 2,30,000 रुपए. इट इज COGS. तो सेल करने में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो माल आप बेच चुके हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सिंपल. नेक्स्ट वन इज क्रेडिट एंड डेबिट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. और ये कह लीजिए कि ये वर्ड डेबिट और क्रेडिट लाइफलाइन ऑफ अकाउंट्स. इसके बिना अकाउंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा भी है और मैं आगे भी पढ़ाऊंगा कि अकाउंट में ड्यूअल एस्पेक्ट हम यूज करते हैं. हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट को निकालते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं. तो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कहां करते हैं? एक को हम डेबिट कर देते हैं और एक को हम क्रेडिट कर देते हैं. तो व्हाट इज डेबिट, क्रेडिट? दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो मैकेनिज्म हमने बनाया है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उस मैकेनिज्म को, तो वो रिकॉर्ड होता है आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो डेबिट एंड क्रेडिट इज ए
उस ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये डेबिट का है या क्रेडिट का है। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट होंगे, उन दो एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट डेबिट का होगा तो दूसरा एस्पेक्ट ऑब्वियसली क्रेडिट का ही होगा। ओके, और यू कैन से इफ वन एस्पेक्ट इज ऑफ क्रेडिट देन अदर विल बी ऑफ डेबिट ओनली। ओके, so this is debit and credit. Next term is depreciation. What is depreciation? Reduction or permanent reduction in any asset, value of any asset. Permanent reduction in value of any assets. Suppose आपने 15,000 का कोई मोबाइल खरीदा। अब 15,000 का मोबाइल आपने 1 जनवरी को खरीदा। 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू क्या इतनी रहेगी? नहीं रहेगी। 31 दिसंबर को इसमें कुछ वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो वो हम अनुमान लगाएंगे, क्योंकि हम बेच तो नहीं रहे 31 दिसंबर को, पर अनुमान लगाएंगे कि इसमें कितनी वैल्यू कम हो गई होगी। तो सपोज मैंने अनुमान लगाया कि इसमें 3,000 की वैल्यू कम हो गई हो, तो आज 31 दिसंबर को इस मोबाइल की वैल्यू एक्चुअल में कितनी रह गई है? 12,000 रह गई है, और ये डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए का मैंने इस पे चार्ज किया है। मतलब any reduction in any permanent reduction in an asset of the firm, it is called depreciation. reduction क्यों होता है? because of the time and because of the use. टाइम भी हो चुका है और आपने मोबाइल यूज भी कर लिया, इसलिए उसमें 3,000 रुपए की कमी आ गई, और वो आपने एक्सपेक्टेड लिया कि 3,000 की कमी आ गई, 12,000 आज इसकी वैल्यू होगी। इट इज जजमेंट। ओके, जजमेंट से हमने 3,000 रुपए लिया, तो ये जो जजमेंट हमने 3,000 लिया, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हमने क्या किया? अपनी असेट्स की वैल्यू को कम कर दिया, ऑब्वियसली यूज के कारण इसकी वैल्यू कम हो गई। सेम फॉर फर्नीचर एंड मशीन। फर्नीचर आपने यूज कर लिया, पुराना हो गया, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मशीन आपने यूज कर ली, पुरानी हो गई है। व्हीकल आपने यूज कर लिया, पुराना हो गया। तो ऐसी कोई भी असेट जो आप यूज करके पुरानी होने पे उसकी असेट में वैल्यू में कमी आती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन कुछ ऐसी असेट्स भी होती है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, जमीन। ठीक है, जमीन की वैल्यू क्या होती है? आज आपने खरीदी, बढ़ सकती है, वो कहलाता है एप्रिसिएशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू द टाइम और यूजेस, एंड एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू द टाइम। ये सिर्फ एक केस में होता है, जमीन में होता है, प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है, दैट इज डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट टर्म इज एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी, एंटिटी मीन्स हम जो भी बिजनेस करते हैं, मैंने बताया भी आपको कि बिजनेस और ओनर जो है वो सेपरेट है। तो बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस क्या है? हर आदमी से, हर उस आदमी से अलग एंटिटी है। मतलब बिजनेस का एक अपना ही लीगल अस्तित्व है, और ये सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब इसका ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कुछ भी नहीं है। ओनर भी जो है वो भी, उसको भी ये अलग मानता है। ठीक है, इसका कोई दोस्त यार नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी है। तो एंटिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, लाइक कंपनी, लाइक ओनरशिप, लाइक बिजनेस। ठीक है, तो जो भी बिजनेस है हम उसको एंटिटी भी कहते हैं। एंट्री, व्हाट इज एंट्री? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप रिकॉर्ड करते समय क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म। जब मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, मैंने माल बेचा, तो माल बेचने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया, तो उस रिकॉर्डिंग को मैं कहूंगा एंट्री कर ली मैंने। ठीक है, एंट्री कर ली। सिंपल। इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन जो उधार लेने के बाद पैसा नहीं दे पाता। पर्सन हु टुक द गुड्स ऑन क्रेडिट बट अनेबल टू पे द मनी। उसने हमारा पैसा डुबा दिया, या उस कंडीशन में ही नहीं, उसका सारा पैसा नष्ट हो गया, या वो बहुत गरीब हो गया, दिवालिया हो गया, व्हाटएवर रीजन से वो पैसा नहीं चुका सकता, तो वो उस आदमी को हम क्या कहेंगे? ही इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन बिकॉज ही इज नॉट इन पोजीशन टू पे हिज डेट। उसका कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो ही इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट भी डिक्लेयर कर सकता है कि इंसॉल्वेंट है, अब ये पैसा नहीं दे सकता, इसको परेशान मत करना, और अगर कोई परेशान करेगा तो उसको सजा हो जाएगी। ऐसा भी कोर्ट कह सकता है कि आप तुम इसको मारोगे, कुटोगे तो पैसा तो निकलेगा नहीं, इसके पास है ही नहीं। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? जस्ट अपोजिट ऑफ इट,
जो इस पैसे देने की स्थिति में है, जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम है, उस पर्सन को हम सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। इंसॉल्वेंट जो पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है, सॉल्वेंट जो पैसा चुका सकता है, उसके पास मनी है या प्रॉपर्टी है, वो बेच के चुका लेगा, दैट इज सॉल्वेंट पर्सन। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर जब बिजनेस का ओनर सिंगल पर्सन होता है तो हम उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। अभी 11th में आप जितना भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इट इज ए प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग, जिसमें कि ओनर कौन होगा, सिंगल पर्सन। जब आप आगे 12th में जाएंगे तो आप पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, कंपनीज भी पढ़ेंगे, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो प्रोप्राइटर मतलब जिस बिजनेस का ओनर सिंगल होता है, उस ओनर को हम प्रोप्राइटर कहते हैं या सोल ओनर कहते हैं। सोल मतलब सिंगल ओनर, तो प्रोप्राइटर इज सोल ओनर ऑफ बिजनेस, सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस। रिबेट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्काउंट पढ़ा था, तो डिस्काउंट हमने ट्रेड और कैश पढ़ा था। रिबेट इज अनदर काइंड ऑफ डिस्काउंट, बट ये ना ट्रेड है ना कैश है। ये क्या है, जब सेल हो जाता है, सेल होने के बाद देने वाला डिस्काउंट। तो सेल होने के बाद डिस्काउंट हम क्यों देंगे भाई? अगर मैंने सेल किया, मैंने 5 साड़ी सेल करी और 15 की एक साड़ी थी, तो 5 साड़ी का 7,500 बना। उसमें से एक साड़ी में कोई डिफेक्ट आ गया, वो बहन जी आ गई मेरी दुकान पे, भैया ये तो साड़ी डिफेक्टिव है, आपने 1500 रुपए ले लिए इसे, तो व्हाट विल आई डू? 3 महीने उस साड़ी को पुरानी हुए हो चुके हैं, तो मैं उस साड़ी पे क्या करूंगा कि ठीक है बहन जी, एक काम करो, इसको मैं 1000 में दे देता हूँ, आप इसको रख लो। मोल भाव हुआ, उसने बोला ठीक है 500 में रख लो, तो मैंने 1000 रुपए का क्या कर दिया, रिबेट कर दिया। और ये रिबेट क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी। सपोज मैं दुकानदार हूं, मैंने कहीं ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया और वो माल है 2-2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का मैंने माल मंगाया और वो क्रॉकरी है, तो वो क्रॉकरी रास्ते में कुछ 500 रुपए की क्रॉकरी टूट गई। अब वो क्रॉकरी टूटी, उसका नुकसान कौन वहन करे? तो मैंने सप्लायर को फोन लगाया, उसने बोला 500 रुपए की फूट गई, ठीक है 500 रुपए बिल में से कम कर लेना, इट इज माय रिबेट। तो रिबेट इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट। ये कब दिया जाता है? जब क्वालिटी में या ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, तो माल वापस भेजने की जगह हम डिस्काउंट देके उसको वहीं हिसाब कर देते हैं, तो दैट इज रिबेट। क्लियर? नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। रिबेट हमको समझ में आ गया कैसे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, जब ईयर एंड में हम अकाउंटिंग करते हैं पूरे साल की, हर साल हम अकाउंटिंग करते हैं, ईयर एंड पे अकाउंट क्लोज करके हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट से हम क्या पता लगाते हैं, फाइनल अकाउंट हमको क्या रिजल्ट देता है, प्रॉफिट या लॉस का रिजल्ट देता है। और ये हमको बिजनेस की पोजीशन भी बताता है कि आपने बिजनेस में कितना ग्रो किया और कितना नहीं किया। तो फाइनल अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट मैंने जो बताया था, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट हम बनाते हैं और ये हर साल के एंड में बनते हैं। मतलब हम बिजनेस को पूरे साल चलाते हैं, फिर साल के अंत में हम निकालते हैं इस बिजनेस ने कितना ग्रो किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ। वो सारा हिसाब किताब हर साल होता है, ठीक है, साल दर साल होता है। कुछ लोग दिवाली के दिवाली करते हैं, कुछ लोग होली के होली करते हैं, कुछ लोग मार्च टू मार्च करते हैं, अप्रैल से मार्च करते हैं, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना होता है, बट सालाना होता है। तो दैट इज जो हम साल के अंत में बनाते हैं, उन अकाउंट्स को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आई होप इन दिस वीडियो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।